बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। तो बच्चों, आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय तो कर ही रहे होंगे और घर पर सुरक्षित भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी एपिसोड देख लेने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से यानी किताब से सवालों को तो हल करते हैं ना, और पढ़ाए गए पाठ को दोबारा पढ़ते भी होंगे। अगर अभी तक भी नहीं शुरू किया है तो बच्चों इस चीज को शुरू कर दीजिए। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित में सांख्यिकी पाठ को पढ़ेंगे और विज्ञान में परमाणु एवं अणु के बारे में जानेंगे। बच्चों ध्यान रहे, यह सांख्यिकी कक्षा 9 की है। कक्षा 10 में भी हम सांख्यिकी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वह थोड़ी अलग है कक्षा 9 से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें भी हम गणित में सांख्यिकी पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन ये सांख्यिकी 9वीं वाले सांख्यिकी से अलग है। और सबसे आखिरी में हम विज्ञान में कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, एपिसोड देख लेने के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हो गई ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने किताब से भी पढ़ना है और किताब में दिए गए सभी सवालों को हल कर लेना है। तो हो जाइए तैयार, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक इस अध्याय में हमने बारंबारता बंटन सारणी, दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज की सहायता से आंकड़ों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें सदैव ही सभी आंकड़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, या क्या हम इन आंकड़ों के केवल कुछ प्रतिनिधि लेकर इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम वही पद जानने वाले हैं, जो कि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या औसतों की सहायता से हम आंकड़ों का केवल कुछ प्रतिनिधि लेकर इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का पता लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रवृत्ति के माप के बारे में जानेंगे, जो कि होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। माध्य होता है सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। इसे प्रतीक x दंड से किया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम x बार पढ़ते हैं। यानी कि माध्य हो गया हमारा सभी प्रेक्षणों के मानों के योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, और माध्य को हम प्रकट करते हैं x दंड से। मान लीजिए कि हमें अब माध्य 30 व्यक्तियों का ज्ञात करना है, तो 30 व्यक्तियों का माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या करके अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अधिक समय लग जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक ग्रीक सिंबल सिग्मा का प्रयोग किया है, जिससे कि आप माध्य किसी भी संख्या तक का ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने की विधि को सरल बनाने के लिए हमने एक चर लिया है xi, जो कि
आईवें प्रेक्षण को प्रकट करता है। यहाँ पर i 1 से लेकर n तक कोई भी मान लिया जा सकता है, इसलिए हमारा पहला प्रेक्षण हो जाएगा x1, दूसरा प्रेक्षण x2, इसी तरह अगर nवां प्रेक्षण होगा तो वो हो जाएगा xn। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं x धन बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटे n, जो कि बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था, एक ग्रीक सिंबल हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है जोड़ना। ये रहा हमारा सिग्मा, और माध्य ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं सिग्मा xi, जहाँ पर i बराबर होगा 1 से लेकर n तक बटे n। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या का माध्य निकाल सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का मान हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि बराबर है f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस डॉट 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 प्लस fnxn बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn, जिसे अगर हम सिग्मा के रूप में लिखें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे सिग्मा fi xi, जहाँ i बराबर होगा 1 से लेकर n तक बटे सिग्मा fi, जहाँ i बराबर होगा 1 से लेकर n तक। इस सूत्र का प्रयोग करके आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं माध्यक की ओर। माध्यक क्या होता है, इसके बारे में भी आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। चलिए एक बार और इसे दोहराते हैं। माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठाक दो हिस्सों में विभाजित कर देता है। जब हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हम आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक n+1 बटे 2वें प्रेक्षण का मान होता है, यानी कि जब हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या विषम होगी तब n+1 बटे 2वें प्रेक्षण का मान हमारा माध्यक होगा। और दूसरी स्थिति है जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तब माध्यक n बटे 2वें और n बटे 2 प्लस 1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है, यानी कि हमारा माध्यक हो जाएगा जब हमारे प्रेक्षण की संख्या सम होगी तो n बटे 2वां प्लस n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण बटे 2। तो इस तरह हम माध्यक ज्ञात करते हैं जब हमारे प्रेक्षणों की संख्या सम होगी या विषम होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं बहुलक की ओर। बहुलक क्या होता है? बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। जैसा कि आपको इसकी परिभाषा से समझ आ रहा होगा, जो भी हमारे पास प्रेक्षण दिए होंगे उनमें जो प्रेक्षण अधिक बार आया होगा वही प्रेक्षण हो जाएगा हमारा बहुलक। तो अब आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जान लिया है। चलिए एक प्रश्न द्वारा देखते हैं किस तरह हम उस प्रश्न का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करते हैं। हमारा प्रश्न है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, जो कि हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 64, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये था हमारा प्रश्न जिसमें हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो चलिए
सभी प्रेक्षणों का योग करते हैं और फिर उसे भाग दे देते हैं प्रेक्षणों की कुल संख्या से। सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि जो भी आंकड़े हमें दिए हुए होंगे उन सबको हम जोड़ेंगे पहले, और हमारे प्रेक्षणों की कुल संख्या है 15। तो चलिए अब हम माध्य ज्ञात करते हैं। जब हम सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 822, जिसे हम भाग देंगे प्रेक्षणों की कुल संख्या अर्थात 15 से, जिससे हमें माध्य ज्ञात होगा 54.8। तो इस तरह हमने माध्य ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये रहा हमारे आंकड़े जिसे हमने लिखा है बढ़ते क्रम में, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें जो प्रेक्षण दिए हुए हैं उसकी संख्या विषम है या सम है। हमारे कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर है 15, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं n+1 बटे 2वें प्रेक्षण का मान, जो कि बराबर होगा यहाँ पर 15 + 1 बटे 2वें प्रेक्षण का मान, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 16 बटे 2वें प्रेक्षण का मान, यानी कि 8वें प्रेक्षण का मान। तो आइए देखते हैं कि हमने जब आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा था तो 8वां प्रेक्षण कौन सी संख्या थी। ये रहे हमारे आंकड़े आरोही क्रम में। चलिए अब इसमें हम 8वां प्रेक्षण देखते हैं। हमारा 8वां प्रेक्षण यहाँ पर है 52। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा माध्य बराबर होगा 52 के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक। बहुलक जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर जब हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा है तो हमें यहाँ कुछ संख्याएं की बारंबारता प्राप्त हुई है, जैसे कि 40 और 52। 40 की यहाँ पर बारंबारता है 2 और 52 की यहाँ पर बारंबारता है 3, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता है 52 की। तो इस प्रश्न में इन आंकड़ों का हमारा बहुलक हो जाएगा 52। तो इस तरह हमने दिए हुए प्रश्न के आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित सारणी में एक स्कूल के 15 विद्यार्थियों के अंक दिए हैं, माध्य अंक ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको एक सारणी दी हुई है जिसमें स्कूल के 15 विद्यार्थियों के अंक दिए हैं और हमें अब इसका माध्य ज्ञात करना है। अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए हमने इस वीडियो में आपको एक सूत्र बताया था। तो चलिए उस सूत्र का प्रयोग करके हम माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक और सारणी जुड़ेगी fi की, और fi हम कैसे ज्ञात करेंगे। fi हम अंक और विद्यार्थियों की संख्या को गुणा करके ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंक जो है वो है हमारा xi और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है हमारा fi। तो चलिए अब fi ज्ञात करते हैं। तो जब हम 10 को गुणा करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 30। जब हम 20 को गुणा करेंगे 1 से तो हमें प्राप्त होगा 20। 36 को गुणा करेंगे 5 से तो हमें प्राप्त होगा 180। 40 को गुणा करेंगे 4 से तो हमें प्राप्त होगा 160, और 50 को जब हम गुणा करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त होगा 100। तो अब हमने हमारे दिए हुए सभी अंकों के और विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करके fi निकाल लिया है। अब हम fi के सभी मानों को जोड़ देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा सिग्मा fi, जहां i बराबर है 1 से लेकर n तक। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 490। तो चलिए अब हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र हमने इस वीडियो में सीखा था वो था सिग्मा fi, जहां i बराबर है 1 से लेकर n तक बटे सिग्मा fi, जहां i बराबर है 1 से लेकर n तक। तो इस प्रश्न में हमारा
सिग्मा FiXi जहां i बराबर है 1 से लेकर n तक हमने प्राप्त किया था 490 और सिग्मा Fi जहां i बराबर है 1 से लेकर n तक हमारा दिया हुआ था 15। तो चलिए अब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करते हैं और माध्य ज्ञात करते हैं। जब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 490/15, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 32.667। तो इस तरह हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कर लिया सूत्र द्वारा। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है परमाणु एवं अणु। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि आखिर इस वीडियो में हम जानने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम की, उसके बाद हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की और अंत में हम जानेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये याद करते हुए कि आखिरी वीडियो में हमने क्या जाना था। आखिरी वीडियो में हमने जाना था कि आखिर रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं। हमने इसमें जाना था कि किस तरह एक से ज्यादा तरह के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया अणु बनाते हैं या एक नया तत्व बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं कि जब ऐसा होता है उस समय कौन कौन से नियम हैं जो वहाँ पर फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला नियम जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात फ्यूचर के लिए याद रख लीजिए, जब भी संरक्षण का नियम आएगा तो वहां पर यही होगा कि जिसकी भी बात की जा रही होगी उसका ना तो नाश होगा ना ही उसका सृजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम एनर्जी के संरक्षण का नियम बोलें तो वहां पर यही होता है कि एनर्जी का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से द्रव्यमान संरक्षित रहता है। मान लीजिए एक तत्व है या फिर एक परमाणु है A, वो अभिक्रिया करता है दूसरे परमाणु के साथ जो कि है B और एक तत्व बनाता है तीसरा जो कि है C। तो यहाँ पर बाईं तरफ जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया करने वाले हैं और इनकी अभिक्रिया करने के बाद एक उत्पाद बनता है। तो इसीलिए जो दाईं तरफ चीज लिखी गई है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब अगर मान लीजिए A हमने लिया था 3 किलो और B हमने लिया था 2 किलो, तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो उसके बाद हमें कोई सी भी चीज मिले तो यहाँ पर जो C हमें मिला है वो 5 किलो ही होगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। तो यहाँ पर जो दोनों का द्रव्यमान है 3 + 2 वो 5 है। अगर हमें उत्पाद 5 से कम या ज्यादा मिलता है, इसका क्या मतलब होगा कि या तो उत्पाद बढ़ गया है या फिर कुछ उत्पाद का विनाश हो गया है। परंतु द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार कभी भी कोई अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो उतना ही होगा जितना कि अभिकारक के टोटल द्रव्यमान का सम होगा। अब अगर आपने नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सुना हो तो वहां पर क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी में बदल जाता है, तो वहां पर द्रव्यमान का विनाश हो जाता है। परंतु नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर होता है और इसीलिए जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो होता है वो फॉलो होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। तो ये हमारा रासायनिक संयोजन का पहला नियम था। चलिए जानते हैं दूसरा नियम कौन सा है। तो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इसके अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जल के अणु की, तो इसमें क्या होता है 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। तो यानी कि इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन के अणु होंगे और 1 ऑक्सीजन का। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसका अनुपात हो जाएगा 2:1, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव्यमानों के अनुपात की। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो निकालें तो जो हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1,
परंतु यहाँ पर 2 एटम है यानी कि 2 परमाणु है, तो इसे हम किससे गुना करेंगे? 2 से। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 अणु है परंतु उसका द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो बनता है 1:8। तो आप कहीं का भी पानी ले, उसके अंदर जो द्रव्यमान का रेशियो होगा या अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 होगा। चाहे आप अपने घर का पानी ले, चाहे आप किसी नदी का पानी ले, किसी तालाब का पानी ले, या फिर आप गटर का पानी ले, या फिर रिसेंटली जो इंडिया है यानी कि हमारा भारत, उसने एक चंद्रयान 2 मिशन किया था चांद पर पानी की खोज करने के लिए। अगर उसे वहां पर पानी मिल जाता तो वहां पर भी जो द्रव्यमान का अनुपात होता वो 1:8 ही रहता। तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वहां पर द्रव्यमान का रेशो हमेशा 1:8 रहेगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा हो जाए कि H2 के साथ O2 आ जाए, तब क्या होगा? दरअसल अगर ऐसा होता है तो ये जो तत्व है ये पानी ही नहीं बचेगा। दरअसल H2 और O2 अगर साथ में आ जाए तो ये जो चीज है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो एसिडिक होता है, ये जल नहीं है। तो अगर यहाँ पर जो हमारा तत्व है उसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाए तो जो तत्व है वही बदल जाता है। तो इसलिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि 1:8 ना हो फिर भी वो चीज जल हो। तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए जानते हैं कि सर डाल्टन जो थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिए थे। उन्होंने टोटल 6 बातें कही थी, जिनमें से पहली बात थी कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अब इसका मतलब क्या था? उनका कहना था कि जितनी भी चीजें हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बनी है। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आप खुद हो, ये सारी चीजें छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो इसके बारे में तो हमने अभी अभी बात करी। मान लीजिए कि अगर हम एक अभिक्रिया करते हैं जहाँ पर एक कार्बन का परमाणु है और एक हाइड्रोजन का परमाणु है और उससे हमें मान लीजिए कोई तीसरी चीज मिलती है, तो अगर हम चाहे कि ये जो हमें नई चीज मिली है ये ऑक्सीजन का परमाणु हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले कार्बन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई है। तो जो हमें उत्पाद मिलेगा वो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कोई चीज होगा, वहां पर ऑक्सीजन का अणु नहीं आ सकता। डाल्टन सर ने जो तीसरी बात कही थी वो ये था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपको 2 कार्बन के एटम दिए हैं तो दोनों के रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे और द्रव्यमान भी समान होंगे। अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही चीज का अणु है तो उनमें सारी चीजें बराबर ही होंगी। उनका चौथा जो था पॉइंट वो इसका बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कार्बन के एटम को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु से तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन से बहुत ज़्यादा भारी होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और वो अलग होती है कार्बन से कई सारे तरीकों से, और यही कारण है कि हम उसे ऑक्सीजन का परमाणु कहते हैं और कार्बन का परमाणु नहीं कहते। तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही चीज़ का परमाणु होगा तो उसमें सारी चीज़ें समान होंगी और अलग अलग चीज़ का परमाणु होगा तो उसमें चीज़ें भिन्न होंगी। उन्होंने 5वीं चीज जो कही थी वो ये था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज बनी है रासायनिक अभिक्रिया से और उसके अंदर क्या होगा, या तो 1 कार्बन का अणु होगा या 2 कार्बन के अणु होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर 4.5 कार्बन के अणु है। ऐसा क्यों? दरअसल अगर उसके अंदर 4.5 कार्बन का अणु है इसका मतलब उसके अंदर 4 पूरे कार्बन के अणु है और 1 कार्बन का अणु जो है उसे आधा काट कर डाला गया है। परंतु हम ये जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी कि उसे अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो जब ऐसा हम कर ही नहीं सकते तो जाहिर सी बात है कि उनका अनुपात जो होगा वो पूर्ण संख्याएं होंगी और ऐसा नहीं होगा कि कोई सी संख्या आधी हो। छठी चीज जो उन्होंने कही थी वो ये था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब ये तो हम तब से जानते ही आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और हाइड्रोजन की, तो इनसे मिलकर जल बनता है। तो जल में हमेशा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के अणु होंगे और 1 ऑक्सीजन का अणु होगा और उनके अंदर जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये तो फिर से वही बात हो गई। तो ये थे डाल्टन सर के जो 6 सिद्धांत उन्होंने परमाणु के बारे में दिए थे।
चलिए अब समझते हैं परमाणु द्रव्यमान को। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तो जाहिर सी बात है। परंतु अगर हम कभी भी द्रव्यमान की बात करें तो हमारे माइंड में जो चीज आती है वो है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, आउंसेस एटसेट्रा। पर मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने एक वेइंग मशीन ली, यानी कि वजन तौलने वाली मशीन, और उसके ऊपर क्या रखा, एक कार्बन का एटम रखा। तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटम बहुत छोटा होता है, तो वेइंग मशीन पे क्या होगा, उस पर रीडिंग दिखाएगी 0, यानी कि जो आपने कार्बन का अणु रखा उसका वजन ही नहीं है। परंतु ऐसा तो होता नहीं है, उसका कुछ तो वजन होता होगा, तभी तो जब बहुत बड़ी बड़ी कार्बन की कोई चीज बनी होती है तो उसका बहुत ज्यादा वजन होता है। तो आखिर हम कैसे नापेंगे किसी एक कार्बन के अणु के वजन को? तो इस समय हमारे पास जो प्रॉब्लम आई उसे सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक नई इकाई बनाएं। तो परमाणु द्रव्यमान को नापने के लिए जो नई इकाई बनाई गई उसे कहा गया एकीकृत परमाणु संहित मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के। 10⁻⁻27 ये बहुत छोटी यूनिट है। यहाँ पर जो AMU लिखा है इसको और छोटा करके आप सिर्फ U भी लिख सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमें पता कैसे चला कि एक AMU का वजन कितना होगा। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी। दरअसल सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, सबसे हल्का जो एटम है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम है, उसका जितना भी वजन होगा उसको मान लेंगे कि वो एक AMU है, और फिर उसी की मदद से बाकी सारे एटम का वजन पता करेंगे। तो इसका मतलब क्या था, मान लीजिए एक हाइड्रोजन का एटम X है, तो हम क्या करेंगे, अगली बार जब हीलियम का वजन पता करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हीलियम को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर, उससे हम पता कर सकते हैं कि हीलियम का वजन कितना है। परंतु ये जो तकनीक थी ये फेल हो गई और हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब ऐसा क्यों? अब मान लीजिए जब हम हीलियम का वजन निकालने गए तो उसमें क्या होता था, उसमें 4 हाइड्रोजन के एटम नहीं आते थे, उसमें 3 हाइड्रोजन के एटम आते थे और चौथे हाइड्रोजन के एटम का कुछ भाग आता था। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आने लग गई, यानी कि जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो आने लग गई। तो इससे क्या होता, आगे जाके अगर हम कैलकुलेशन करते तो उसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। और ऐसा सिर्फ हीलियम के साथ नहीं था, दरअसल बहुत सारे ऐसे एटम थे जिसका वजन हम हाइड्रोजन की मदद से निकालने जाए तो वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू देते थे। तो अब हमें एक नया एटम चाहिए था जिसकी मदद से हम हमारे यूनिफाइड एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकें। तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन को चुना। ऑक्सीजन से ये जो परेशानी थी वो कुछ हद तक सॉल्व भी हुई। काफी सारे परमाणु ऐसे थे जिनका जो उत्तर था, यानी कि जो उनका द्रव्यमान था, वो होल नंबर में आने लगा। परंतु ऑक्सीजन से भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी और फाइनली हमें मिला कार्बन 12, यानी कि कार्बन का एक आइसोटोप जिसकी मदद से हम AMU को डिफाइन करते हैं। अब ये कार्बन 12 क्या है और इसकी मदद से हम किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आप घर से जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, पर तब तक के लिए चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, और फिर हमने जाना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, और अंत में हमने जाना परमाणु द्रव्यमान को। अगली वीडियो में हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में कुछ और जानेंगे कि किस तरीके से हम कार्बन 12 की मदद से एक AMU को डिफाइन कर पाए, और उसके बाद हम जानेंगे अणु के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया,
बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आइए सबसे पहले दोहराते हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। आज के इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि जानेंगे। बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है बहुलक बराबर L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने H। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि L, F1, F0, F2 और H क्या होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग हम उस वर्ग को कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। उसी तरह F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता और H, जैसा कि आप सब जानते हैं, होता है वर्ग की माप। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा बहुलक को और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह हम दिए गए सारिणी से उसका बहुलक ज्ञात करेंगे। हमारा लिया गया प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आप वह बंटन देख पा रहे होंगे जिसमें एक ओर लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या, और हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस उदाहरण के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारिणी बनाते हैं जिसके एक कॉलम में होता है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या, जो कि हमारे प्रश्न में दी गई होती है, और उसे हम जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया होता है उसी प्रकार से उस सारिणी में भी लिखते हैं। अगर आपको सूत्र याद हो तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास L होना चाहिए, F1 होना चाहिए, F0 होना चाहिए, F2 होना चाहिए और H होना चाहिए। तो चलिए इस सारणी से इन सभी का मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे L। L क्या होता है? L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो है 120 से लेकर 140। तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा इस प्रश्न का 120 से लेकर 140। अब हमें प्राप्त करना है L का मान। तो L का मान होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि निचली सीमा। तो इस वर्ग अंतराल की निचली सीमा है 120। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है L बराबर 120। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F0 का मान। F0 का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे? F0 का मान बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। तो हमारे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F0 बराबर 12। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे F1। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है हमारा 120 से लेकर 140 जिसकी बारंबारता है 14। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F1 बराबर 14। अब हम ज्ञात करेंगे F2 का मान। F2 का मान
बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F2 बराबर 8। और अब हमें प्राप्त करना है H का मान। तो H होता है हमारा वर्ग की माप और यहाँ पर हमारे दिए गए सभी वर्गों का माप है 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है H बराबर 20। अब हमारे पास बहुलक के सूत्र में जिन भी चीजों का मान चाहिए था वो सभी हमने प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम बहुलक का सूत्र प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। चलिए जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120 योग 14 घटा 12 बटे 2 गुने 14 घटा 12 घटा 8 गुने 20, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुलक बराबर 120 योग 2 बटे 28 घटा 20 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 126। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है बहुलक बराबर 126। तो हमारे इस दिए गए प्रश्न का बहुलक है 126। तो इस तरह हम बहुलक ज्ञात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है, बहुलक ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह सारणी दिख रही होगी जिसमें एक ओर लिखा गया है भार और दूसरी ओर लिखा गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होता है भार लिखा हुआ और दूसरी ओर होगा विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई। जैसा कि हमारे प्रश्न में वर्ग अंतराल दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर भी भार की जगह पर सभी अंतरालों को लिखेंगे और विद्यार्थियों की संख्या में हमारे दिए गए बारंबारता को लिखेंगे। इसके बाद हम प्राप्त करेंगे L, H, F1, F0 और F2 का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं इन सब का मान इस प्रश्न में। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 50 से लेकर 55 तक, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता है 8 जो कि सबसे अधिक है। तो हमारा बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हुआ है 50 से लेकर 55। अब जब हमने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया है तो अब हम यहाँ से L का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 50। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है L बराबर 50। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे F0 का मान। F0 का मान होता है हमारे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता जो कि है 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F0 बराबर 3। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F1 का मान। F1 का मान होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता है 8। तो यहाँ से हमें F1 प्राप्त हुआ है 8। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे F2 का मान। F2 का मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो कि है यहाँ पर 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है F2 बराबर 6। और इसके बाद हम ज्ञात करते हैं H का मान। तो H यहाँ पर है 5, अर्थात हमारे दिए गए वर्ग की माप है 5। तो इस तरह बहुलक ज्ञात करने में हमें जिन भी चीजों का प्रयोग करना होता है उन सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब बहुलक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके बहुलक ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुलक का सूत्र होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। चलिए जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुलक बराबर 50 योग 8 घटा 3 बटे 2 गुने 8 घटा 3 घटा 6 गुने में 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 योग 5 बटे 16 घटा 9 गुने 5, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 53.57 और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का बहुलक। तो इस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुलक, जिसका सूत्र है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे माध्य। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को, और उसके बाद हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। परंतु एक बात, सहसंयोजी आबंध के बारे में तो हम पहली वीडियो में ही जान चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटते हैं तो जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम पहले ही सहसंयोजी आबंध पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम इसके बारे में फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए इसके लिए एक सवाल पूछने दीजिए मुझे। सवाल है कि क्या आप सहसंयोजी आबंध के प्रकार जानते हैं? अब आप नहीं जानते कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या मतलब है? हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन बांटने पे जो सहसंयोजी आबंध होता है वो बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं, और उसी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल बंध। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा 1। क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डालेगा अपने बाहर वाले कोश में। अब यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के एटम को ढूंढ के ले आएगा और उसको बोलेगा कि यार देख, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों क्या करते हैं आपस में अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तेरा भी बाहर वाला कोश पूरा भर जाएगा और मेरा भी पूरा भर जाएगा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो दूसरा हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ सही बात है, और दोनों क्या करेंगे आपस में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बांट लेंगे और इससे एक आबंध बनेगा जिसे कहा जाएगा सहसंयोजी आबंध, और उसे हम एकल बंध भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। तो इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। आप हाइड्रोजन का एटम यानी कि H लिखकर 2 डॉट बनाकर यहाँ पर गोले बना सकते हैं, यह एकल बंध को दर्शाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन को खींच देंगे तो वो भी एकल बंध को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं दोहरे बंध की। तो दोहरे बंध का भी नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बांटे जाएंगे। इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो यानी कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाला जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और टोटल 8 आ सकते हैं। तो ये तो आसान सा मैथ है, 8 - 6 बराबर में 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो भी एक ऑक्सीजन को ढूंढ लाएगा। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा, अब आप देखिए दोनों गोलों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों जो ऑक्सीजन है उनका जो संयोजकता कोश है, बाहर वाला कोश, वो पूरी तरीके से भर चुका है और इसे कहा जाता है दोहरा बंध। इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर जिस तरीके से दर्शाया गया है वैसे दर्शा सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप ऑक्सीजन का O लिखकर बीच में 2 डंडे खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोहरा बंध बना है उससे एक बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जो कि है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सहसंयोजी आबंध जो कि है त्रिया बंध। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी के 5 जो होंगे वो बाहर वाले कोश में होंगे।
और इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 पहले से हैं, तो संयोजकता हो जाएगी 3, यानी कि उसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक नाइट्रोजन को ढूंढ के लाएगा और उसको बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपस में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 3 डंडे डालकर, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा N3। तो ये थे सहसंयोजी आबंध। चलिए अब जानते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में। अब इसे जानने से पहले एक बात जानते हैं कि कार्बन लगभग 30 लाख से भी ज्यादा तरह के यौगिक बना सकता है, और 30 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई तो रीजन होगा, और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ये ऐसा कैसे कर पाता है, चलिए समझते हैं। अब इसका कारण है कैटिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, और इसे ही कहा जाता है श्रृंखलन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बांटे, हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बांटे और दोहरा बंध बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बांट के त्रियाबंध बनाए। और जरूरी थोड़ी है कि एक ही कार्बन के साथ बांटे, हो सकता है कि एक साथ वो 4-5 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांट रहा हो। तो इससे क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपस में बहुत सारे कार्बन ही मिलकर आपस में बांध बना रहे हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी बॉन्ड है, यानी कि जितने भी बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बांटने से बने हैं, यानी कि सारे के सारे एकल बांध हैं। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बांध होते हैं, जहां पर सारे के सारे बांध एकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है संतृप्त यौगिक। और ऐसे कंपाउंड जहां पर एक या एक से ज्यादा बांध दोहरे या फिर त्रियाबांध होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। अब यहाँ पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक का क्या काम है, उसे हम बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। तो अब ये क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन एकल बांध से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्केन। जैसे कि पहला कंपाउंड यहाँ पर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसे कहा जाएगा मीथेन। दूसरे वाले में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसे हम इथेन कहते हैं। तीसरा वाला प्रोपेन है। अब जो हाइड्रोकार्बन दोहरे बंध बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्कीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांध ही दोहरे हैं, यहाँ पर बस एक दोहरा बांध है। तो अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक भी दोहरा बांध होता है, तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसे कहा जाएगा प्रोपीन। अब जो हाइड्रोकार्बन त्रियाबांध से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर एक भी त्रियाबांध होता है, तो उसे कहा जाता है अल्काइन। जैसे कि यहाँ पर ये जो यौगिक है ये है प्रोपाइन। चलिए अब समझते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय को। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन की एक से ज्यादा संरचना हो सकती है। अब संरचना का मतलब है कि क्या एक ही हाइड्रोकार्बन को एक से ज्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनिए। अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर भी गिनिए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। थोड़ी अजीब बात है, परंतु यहाँ पर भी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड है वो बराबर हैं, उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर है, परंतु इन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इसे कहा जाता है समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
ऐसे यौगिक जिनके संगठन तथा अणुअवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, यानी कि आइसोमर कहा जाता है। और इस तथ्य का नाम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होती है, परंतु वो दर्शाए अलग तरीके से जाते हैं और उनके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्शाए अलग तरीके से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड हैं सब में 4 कार्बन है, परंतु उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसे कहा जाएगा श्रृंखलाएं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बन रही है। उसी तरीके से शाखाएं बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कार्बन की श्रृंखला है जहाँ पर एक कार्बन एक पेड़ की टहनी की तरह उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे कहा जाएगा शाखाएं। ऐसे ही जब कार्बन से मिलकर एक पूरा चक्र जैसा बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वलय। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है जो एक वलय बना रही है। तो ये है समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर सीखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साथ में हमने जाना कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है, जहां हमने जाना कि कार्बन अपने साथ ही आबंध बना सकता है, और लास्ट में हमने जाना श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। अब इन सभी के बारे में आपको घर से अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़कर आना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और साथ में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी को, और आखिर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।